Hello friends, welcome to our new video on one word substitutions asked in SSC CPO Precept। ये इस सीरीज में तीसरा वीडियो है, तो चलिए देखते हैं कि SSC CPO के जो लास्ट ईयर के 2023 के प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था, वो था मिनिमम पीपल नीडेड फॉर ए मीटिंग। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्शंस थे आपके फोरम, कोरम, डेकोरम एंड एडेंडम। मेरे हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन था, ये आपको सोल्व करना ही चाहिए था, इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो पहला ऑप्शन हमें पता है कि फोरम। फोरम क्या होता है? जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, तो फोरम क्या होता है? ए प्लेस और मीटिंग वेयर पीपल कैन एक्सचेंज एंड डिस्कस आइडियाज। हिंदी में इसका मीनिंग क्या निकलता है? मंच। जैसे आप देख रहे हो कि ये कोई भी पर्टिकुलर फोरम है, कि कोई भी ऐसी मीटिंग प्लेस है जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे के विचार साझा कर सकते हैं, तो उसको हम फोरम बोलते हैं। दूसरा ऑप्शन है कोरम। कोरम आपने अगर इंडियन पॉलिटी पढ़ी होगी, राजनीति विज्ञान पढ़ी होगी या भारतीय संविधान पढ़ा होगा, तो उसमें भी देखा होगा कि पार्लियामेंट में कोरम चाहिए होता है। तो कोरम का मीनिंग क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल हु मस्ट बी एट ए मीटिंग बिफोर इट कैन बिगिन और डिसीजंस कैन बी मेड। कि कम से कम इतने लोग मीटिंग में होने चाहिए, तभी मीटिंग स्टार्ट हो पाएगी और कोई डिसीजन ले पाएगा। अगर वो नंबर नहीं होता है, तो उस नंबर से नीचे के लोग होते हैं, तो मीटिंग स्टार्ट ही नहीं हो पाती। तो इसको हिंदी में बोलते हैं कोरम। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से इसको याद रख सकते हो कि कोरम क्या होता है। अगर आपको पता है कि इंडियन पार्लियामेंट के अगर लोकसभा या राज्यसभा में कितने परसेंट कोरम है, मतलब कितने परसेंट लोग प्रेजेंट होने ही चाहिए तभी सदन की कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वर्ड है डेकोरम। तो डेकोरम वर्ड का मीनिंग आपको आता ही होगा, हम सुनते हैं कि डेकोरम बना के रखिए, मेंटेन द डेकोरम ऑफ समथिंग। तो इसका मीनिंग क्या होता है? पोलाइट बिहेवियर दैट इज अप्रोप्रिएट इन ए सोशल सिचुएशन। कि कैसा भी, अगर स्कूल है तो स्कूल के हिसाब से अगर आपका बिहेवियर है, या फिर आप कोई फैमिली फंक्शन में हो तो उसके हिसाब से आपका बिहेवियर है, तो उसको हम डेकोरम बोलते हैं। सिस्टर, हिंदी में बोलते हैं शिष्टाचार। शिष्टाचार। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ में देख सकते हो कि सभी लोग एक फॉर्मल ड्रेस में पहन के आए हुए हैं, कोई मीटिंग है, तो सभी लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं। तो ये हर जगह का डेकोरम अलग अलग होगा। नेक्स्ट वर्ड एडेंडम। एडेंडम को आप वैसे भी बाइफरकेट करके देख सकते हो कि एडेंडम मींस ऐड करने से जुड़ा बना हुआ है, ऐड प्लस एंडम। तो ए सेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज एडेड टू समथिंग स्पेशली टू ए बुक। कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो बुक के बाद में जोड़ी गई हुई है, बुक के एंड में जोड़ी गई है, तो उसको हम एडेंडम बोलते हैं। तो हिंदी में इसका क्या मीनिंग होगा? परिशिष्ट। जैसे फॉर एग्जांपल इस पिक्टोग्राफ में एडेंडम टू कॉन्ट्रैक्ट है, कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, फिर उसमें कुछ जोड़ना था, तो उसको हम एडेंडम बोलेंगे। तो अब अपना इसका क्या रहेगा आंसर, आप खुद बता सकते हो कि मिनिमम पीपल नीडेड फॉर ए मीटिंग। ऑब्वियसली इसका आंसर होगा कोरम। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो सीपीओ के प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा गया था, उसका मीनिंग है डिटेल्ड लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पैच्ड विद क्वांटिटी एंड प्राइस टू द परचेजर। कि किसी व्यक्ति ने, किसी भी सेलर ने बायर को गुड्स भेजे हैं, गुड्स के साथ साथ गुड्स की क्वांटिटी भी बताइए और क्या प्राइस होगी, तो उस डिटेल्ड लिस्ट को क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है लेजर, सेकंड ऑप्शन है सेल्स, तीसरा है रिसीट, फोर्थ है इनवॉइस। ये भी मैं बोलूंगा कि बहुत आसान सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, ये भी आना ही चाहिए आपको। पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं कि सेल्स क्या होता है, तो सेल्स हमें पता है कि नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड। कि अपन पूछते हैं कि भाई क्या सेल्स क्या रही इस महीने की, तो कितने आइटम बिके वही सेल्स है। हिंदी में बोलते हैं बिक्री, कितनी बिक्री हुई। जैसा कि आप चार्ट से देख सकते हो कि इस कंसेक्यूटिव मंथ्स के सेल्स का चार्ट है। नेक्स्ट वर्ड लेजर। ये देखने में थोड़ा सा टिपिकल लगता है, लेकिन बहुत आसान है। ए बुक और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन विच ए बैंक, बिजनेस एटसेट्रा रिकॉर्ड्स द मनी इट हैज पेड एंड रिसीव्ड। कि कोई भी ऐसा बुक या फिर कोई भी रिकॉर्ड, आजकल जैसे कंप्यूटराइजेशन के बाद में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, एक्सेल फाइल हो सकती है, तो उसमें कोई भी बिजनेस, कोई भी बैंक हो या फिर कोई भी धंधे वाला लोग हो, वो कितना पैसा प्राप्त हुआ और कितना पैसा किसी चीज का पे किया, तो उसको मेंटेन करता है, उसको लेजर बोलते हैं। लेजरों के लोग लेजर बुक भी बोलते हैं, जबकि बुक बोलने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही लेजर है।
हिंदी में इसका मीनिंग देख के तो बही खाता। अब आपको अपने आप याद हो जाएगा कि लेजर का मीनिंग क्या होता है, बही खाता। जैसे कि ये रजिस्टर, इसमें सारी एंट्रीज है, क्या क्या मेंटेन करना होता है, तो इसको लेजर बोलते हैं। तीसरा वर्ड है रिसीट। ये हमें पता ही है, हम स्कूल में जब से स्कूल में थे तब से स्कूल की फीस पे करते थे तो उसकी रिसीट लिया करते थे। तो रिसीट क्या है? ए पीस ऑफ पेपर और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट शोज दैट गुड्स और सर्विसेज हैव बीन पेड फॉर। तो रिसीट आपको कब दी जाती है? इसका मतलब कि आपको गुड्स प्रोवाइड किए गए हैं और आपने उनका पेमेंट कर दिया, तो वो रिसीट होती है। और आजकल जैसे देखा होगा कि बहुत सारी जगह पे आपको फिजिकल रिसीट नहीं मिलती है, आपके फोन में आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक रिसीट भी जनरेट होती है। इसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? पावती। नेक्स्ट वर्ड है इनवॉइस। इनवॉइस क्या है? ए लिस्ट ऑफ गुड्स दैट हैव बीन सोल्ड, वर्क दैट हैज बीन डन एटसेट्रा, शोइंग व्हाट यू मस्ट पे। मतलब एक लिस्ट है गुड्स की जो आपको बेचे गए हैं और उसके सामने उन गुड्स की वैल्यू, उनकी प्राइस इंडिकेटेड है कि आपको इतना अमाउंट पे करना है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो, अगर कोई स्कूल की फीस पे कर रहे हो या सर्विस सेंटर की फीस पे कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि आपको गुड्स मेंशन नहीं रहेंगे वहां पे, जो भी काम किया गया है, जो भी सर्विस प्रोवाइड की गई है वो मेंशन रहेगा और उसके अगेंस्ट में अमाउंट मेंशन किया रहेगा। तो इनवॉइस को आप हिंदी वर्ड से रिलेट करके देखेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। इनवॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं? बिल। जो बिल को इंग्लिश में इनवॉइस बोलते हैं। तो अब अपना ऑप्शन आंसर क्या रहेगा? डिटेल लिस्ट ऑफ गुड्स डिस्पेस्ड विद क्वांटिटी एंड प्राइस टू द परचेजर। अब लेजर तो हो नहीं सकता। लेजर क्या रहता है कि किसी को, इसमें बायर और सेलर का कंसेप्ट ही नहीं है। लेजर में क्या होता है कि कोई भी जो दुकान है, कोई भी बिजनेस है, वो अपने रिकॉर्ड रखता है कि भाई मैंने कहाँ पैसा गया मेरा और कहाँ से पैसा मेरे पास आया, उसका रिकॉर्ड रखते हैं, वो लेजर होता है। सेल्स बिक्री होती है, रिसिट पावती होती है, इनवॉइस बिल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इनवॉइस। नेक्स्ट देखते हैं, टू क्रिटिसाइज समवन सिवियरली। किसी को बुरी तरह है, किसी की बुरी तरह आलोचना करना। ऑप्शन है स्कोफ, रिमोन्स्ट्रेंट, रेट और चेस्टाइज। अब मैं ये बोलूंगा कि ये थोड़ा सा मतलब ये मॉडरेट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। इसमें एक दो ऑप्शन लाइक रेट तो आपको पता है, बट स्कोप, रेमोन्स्ट्रेट और चेस्टाइज ये थोड़े से टफ है। तो स्कोप का मीनिंग क्या होता है कि टू टॉक अबाउट somebody something in a way that makes it clear that you think they are stupid or silly। किसी के बारे में इस तरह से बात करना कि उनको खुद को समझ में आ जाता है कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कोफ। हिंदी में जैसा मैंने अभी बताया कि मीनिंग होता है मजाक उड़ाना। इस पिक्टोग्राफ से देख रहे हैं कि सभी लोग इस गर्ल का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये क्या है? स्कोफ करना, स्कोफ। तो स्कोप क्या है? वर्ब है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? रिमोन्स्ट्रेट। रिमोन्स्ट्रेट क्या होता है कि टू प्रोटेस्ट अबाउट समथिंग और समबडी। अगर कोई किसी ने डिसीजन दिया है, कोई रेफरी ने डिसीजन दिया है, जैसा कि अक्सर क्रिकेट या फुटबॉल के मैचेज में होता है, तो वो डिसीजन के अगेंस्ट में एम्पायर या रेफरी को जो विरोध करते हैं तो उसको हम रिमोन्स्ट्रेट करते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग होता है विरोध करना। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि ये लोग फुटबॉल मैच में रेफरी के डिसीजन को रिमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। रेट करना, रेट करना तो आप भी पता ही होना चाहिए भी, किसी भी चीज को कहते हैं कि हर कोई आजकल जैसे मोबाइल ऐप्स का जमाना है तो सभी बोलते हैं कि रेट माई ऐप, या फिर हमारे कहीं भी आप खाना खाने जाते हो तो रेट होता है कि हमारे रेस्टोरेंट को रेटिंग दीजिए, तो वो रेट है यहाँ पे। तो रेट का मीनिंग क्या है? तो असाइन स्टैंडर्ड और वैल्यू टू समथिंग अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर स्केल। एक पर्टिकुलर स्केल के हिसाब से किसी वैल्यू या कोई स्टैंडर्ड या कोई सर्विस प्रोवाइड करता है उसके स्टैंडर्ड को एक रेट देना। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई कई जगह खाना खाया तो 1 से लेके 5 तक की स्केल ऑलरेडी डिफाइंड है, उसमें से उसको रेट देना कि खाना मुझे 4 स्टार अच्छा लगा, या 4 आउट ऑफ 5 अच्छा लगा, या 5 आउट ऑफ अच्छा लगा। हिंदी में इसका मीनिंग होता है मूल्यांकन करना। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि अगर हम कैब्स लेते हैं, उबर या ओला लेते हैं, तो उसके लास्ट में भी राइट को रेट करना होता है, तो ये वही रेट है। लास्ट ऑप्शन है चेस्टाइज। इसका मीनिंग क्या होता है? टू क्रिटिसाइज समबडी फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। किसी की गहरी आलोचना करना, वो चेस्टाइज होता है। जैसा कि आप इस पिक्टोग्राफ से देखते हो कि ये मदर अपने सन को चेस्टाइज करेगी कि उसने कुछ गलत किया है, तो ये होता है चेस्टाइज। तो अपना ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? टू क्रिटिसाइज समवन सीवियरली। स्कोप हो नहीं सकता। स्कोप होता है मजाक उड़ाना। रेमोस्ट्रेट क्या होता है? प्रोटेस्ट करना। रेट अलग ही है। चेस्टाइज अपना करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है टू मेक ए लो कंटिन्यूअस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट ऑफ ए कैट। ये आपको इतना लंबा चौड़ा खुद एग्जाम में ही दिया गया है।
तो आपको इसको समझना होगा सबसे पहले, मेक ए लो कंटिन्यूस वाइब्रेटरी साउंड, कि लो साउंड अगर कोई कैट निकालती है बट कंटिन्यूस, और एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट। कंटेंट का मीनिंग क्या होता है? CONTENT, कंटेंट मतलब कि वो सेटिस्फाइड है, वो एकदम सेटिस्फाइड है कैट, और फिर वो साउंड निकालती है, उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है टू पर, टू म्यू, टू रोर और टू बज। ये भी मैं बोलूंगा काफी सब्स्टिट्यूशन था। पर का मीनिंग क्या होता है? टू मेक इन लो कंटिन्यूस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट ऑफ ए कैट, कि अगर कैट का पेट भरा हुआ है, वो खुश है, तो वो जो आवाज निकालती है उसको बोलते हैं पर। हिंदी में इसको बोलते हैं गुर्राना, धीरे धीरे जो आवाज निकालती है वो होता है पर। नेक्स्ट वर्ड क्या है? म्याऊ। तो म्याऊ तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, द साउंड मेड बाय कैट। जो कैट यूजुअल कोर्स में जो साउंड निकालती है, जो यूजुअल आवाज होती है, उसको बोलते हैं म्याऊ। तीसरा ऑप्शन है रोर। रोर क्या होता है? ए फुल डीप प्रोलॉन्ग्ड क्राई अटर्ड बाय लायन, टाइगर और लार्ज वाइल्ड एनिमल। हिंदी में इसका मतलब होता है दहाड़ना। तो रोर किसका होता है? रोर बाय डिफॉल्टली लायन एंड टाइगर का होता है, तो कैट से रिलेटेड तो होता ही नहीं। नेक्स्ट है टू बज। बज भी सुना होगा, कि टू मेक ए कंटिन्यूस लो साउंड लाइक ए बी, जैसे बी अपने हल्की हल्की बी आवाज करती रहती है, तो उसको हम बज बोलते हैं। हिंदी वर्ड अगर इसका आप अटैच कर पाओगे, लिंक कर पाओगे, तो आप इसको अच्छे से याद रह जाएगा। हिंदी में इसका मीनिंग क्या होता है? भनभनाना। तो ये होता है टू बज। तो इसका आंसर क्या होगा? टू मेक ए लो कंटिन्यूस वाइब्रेटरी साउंड एक्सप्रेसिंग कंटेंटमेंट, क्या होगा? टू पर। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो पूछा गया था वो था ए स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये मैं बोलूंगा कि ये भी ठीक है, थोड़ा सा मतलब मीडियम टू टफ था। इसके ऑप्शन थे ट्रू से, यूफोरिया, इंटॉक्सिकेशन और ओब्लिवियन। अब ये वर्ड्स भी चारों एक दूसरे से लिंक तो नहीं है, पर ये है कि टफ है अगर आपको क्वेश्चन आता हो, अगर पढ़ा होगा। दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपको 2 या 3 इसमें से ऑलरेडी वर्ड्स का मीनिंग आता हो। अगर जैसे आपने मेरा इसी सीरीज में पहला वीडियो देखा होगा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में, तो उसमें मैंने वर्ड ओब्लिवियन को कवर किया है। इंटॉक्सिकेशन भी मैंने कहीं ना कहीं किसी न किसी सीरीज में कवर किया है। तो अगर आपको दूसरे वर्ड्स भी आते हैं तो उन वर्ड्स को आप एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो ट्रू से क्या होता है? ट्रू से का मीनिंग होता है यूज्ड एज एन एक्नॉलेजमेंट ड्यूरिंग ए डिस्कशन ऑफ ए गुड और क्लेवर पॉइंट मेड एट वंस एक्सपेंस बाय अनदर पर्सन। चर्चा के दौरान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा अपनी हानि पर किए गए अच्छे या होशियार बिंदु की स्वीकृति के रूप में प्रयोग। अगर कोई कन्वर्सेशन हो रहा है तो उसके अंदर कोई बंदा किसी एक अच्छा पॉइंट रखता है, तो उसको स्वीकार किया जाता है, तो ट्रू से है। ट्रू से मतलब एक्सप्रेशन, एक्नॉलेजमेंट किया जाता है कि यस यू आर राइट। यूफोरिया। यूफोरिया भी अच्छा वर्ड है। यूफोरिया आपने देखा होगा कि यूफोरिया एक रॉक बैंड भी था जिसके बहुत सारे बॉलीवुड सॉन्ग्स भी आते थे। तो यूफोरिया का मीनिंग क्या होता है? एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट दैट यूजुअली लास्ट्स ओनली ए शॉर्ट टाइम। यूफोरिया मतलब एकदम हैप्पीनेस की फीलिंग और एक्साइटमेंट की फीलिंग जिसमें व्यक्ति बहुत खुश रहता है, लेकिन वो लगभग लंबे समय पे नहीं टिकती, तो उसको हम यूफोरिया बोलते हैं। हिंदी में इसका मीनिंग रहता है परम सुख बोध, या फिर हैप्पीनेस से जोड़ सकते हो, कि ऐसे वर्ड्स का एग्जैक्ट हिंदी में वर्ड्स मतलब मिलना मुश्किल है आंसर मीनिंग। जैसे कि आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि ये लिटिल गर्ल है, ये बारिश में कितनी हैप्पी है। तो ऐसे स्मॉल से मोमेंट्स होते हैं जिनके अंदर बंदा बहुत ज्यादा खुश होता है, तो उनको यूफोरिया बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति है जिसका किसी एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, तो वो उस दिन तो बहुत खुश रहता है, तो वो यूफोरिया है। नेक्स्ट वर्ड है इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन को अगर बाइफरकेट करें तो कैसे कर सकते हैं? टॉक्सिक इस वर्ड के अंदर है, तो इन मतलब बॉडी के अंदर, तो इंटॉक्सिकेशन मतलब बॉडी के अंदर कोई भी एल्कोहल या कोई भी ड्रग्स को इंजेक्ट करना और उनके इन्फ्लुएंस में रहना इंटॉक्सिकेशन है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल और ड्रग्स। कोई भी जैसे शराब हो गया, सिगरेट हो गया, किसी ड्रग्स के नशे के अंदर होना इंटॉक्सिकेशन कहलाता है, नशे में होना। ओब्लिवियन में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ कि द स्टेट ऑफ बीइंग अनअवेयर और अनकॉन्शियस ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड। कि ओब्लिवियन में बंदा ऐसी स्टेट में चला जाता है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो उस व्यक्ति को पता नहीं होता। सेकंड, ये भी इसका मीनिंग निकाला जा सकता है कि कोई व्यक्ति है वो ऐसा काम कर रहा है कि उसकी कोई पहचान नहीं है, वो भी ओब्लिवियन है। तो हिंदी में इसका नाम क्या होता है? गुमनामी और विस्मृति।
इसको आप कैसे याद कर सकते हो? अगर आपने देखा होगा कि 4-5 साल पहले टॉम क्रूज की एक मूवी आई थी ओब्लिवियन, जिसमें उसको मेमोरी लॉस हो जाता है, स्लोली स्लोली मेमोरी गेन होती है, तो ये ओब्लिवियन है। अब ऑप्शंस क्या रहेगा, आंसर कैसे निकाल सकते हो? ए स्टेट ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली यूफोरिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन। ये भी मैं बोलूंगा कि बहुत आसान है, इसको मुझे बताना भी नहीं चाहिए, पर सिंस अपनी सीरीज ये है कि प्रीवियस ईयर के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी सीपीओ में पूछे गए हैं वो हम कवर कर रहे हैं, और एसएससी ने ऑलरेडी सीपीओ के लिए नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो इसलिए मैं सभी कवर कर रहा हूँ। तो ह्यूज फायर फॉर सेलिब्रेशन, ऑप्शन क्या है? बोन फायर, सेकेंड क्या है? एजेंडा, तीसरा क्या है? कैंपेन, फोर्थ क्या है? क्रॉस फायर। तो बोन फायर क्या होता है? एक लार्ज ओपन एयर फायर यूज्ड एज ए पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। एक ओपन एरिया में ऐसी आग जलाई जाती है और वो सेलिब्रेशन के लिए यूज होती है, कि उसके इर्द गिर्द लोग बैठे हैं, लोग ड्रिंक कर रहे हैं, या फिर कोई गाना गा रहा है, या फिर इस टाइप का कोई ओकेजन है, तो वो बोन फायर है। यूजुअली जब हम कैंपिंग पे जाते हैं, पिकनिक्स पे जाते हैं, तो बोन फायर होता है। सेकंड वर्ड एजेंडा। तो एजेंडा तो आपको वैसे याद होना चाहिए। अब अपन कहीं पे भी मिलते हैं, किसी से भी मिलते हैं, कोई मीटिंग हो रही होती है, तो अपन यूजुअली क्या बोलते हैं कि मीटिंग का एजेंडा क्या है? तो एजेंडा का मीनिंग क्या है? ए लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी डिस्कस्ड एट ए फॉर्मल मीटिंग। कि जो फॉर्मल मीटिंग होने वाली है उसके अंदर क्या क्या चीज पे डिस्कशन होने वाला है, उनकी जो लिस्ट होती है वो एजेंडा होता है। बहुत जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या फिर अच्छे कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, तो उनके अंदर क्या होता है कि मीटिंग से पहले ही आपको आपके पास एजेंडा आता है, ताकि आप प्रिपेयर होके आओ कि मीटिंग का क्या एजेंडा होने वाला है। हिंदी में भी इसको एजेंडा ही बोलते हैं। इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि जैसे मीटिंग का एजेंडा क्या है कि पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 है कि प्रायोरिटी टास्क के हैं, पॉइंट 4 नोट्स हैं, तो ये होता है एजेंडा। थर्ड है कैंपेन। कैंपेन क्या है? एन ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। ऑर्गेनाइज्ड मतलब ऑर्गेनाइज किया हुआ, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आगे का रास्ता, कि हमें कौन सा रास्ता और कौन कौन से कार्य करने हैं टू अचीव ए पर्टिकुलर गोल। कोई भी एक पर्टिकुलर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या क्या स्टेप्स लेने वाले हैं, उन सबको टोटल मिला के कंबाइन करते हैं, तो वो एक कैंपेन बोला जाता है। हिंदी में इसको बोलते हैं अभियान। तो फॉर एग्जांपल, किसी को इलेक्शंस में खड़ा होना है, एमएलए एमपी के लिए, तो इलेक्शंस में खड़ा होना है, तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के जो सब स्टेप्स हैं कि कैसे कैंपेनिंग करेगा, कैसे फंड्स जुटाएगा, कैसे स्पीचेस देगा, कहाँ कहाँ स्पीचेस देगा, तो उन सबको कंबाइनली बोले तो हम उसको बोलते हैं कैंपेन। और इलेक्शंस के टाइम पे सुना हुआ कि इलेक्शंस की कैंपेनिंग है वो 48 घंटे पहले बंद हो जाती है, तो वही कैंपेन है। लास्ट इसके अंदर ऑप्शन क्या होता है? क्रॉस फायर, द फायरिंग ऑफ गन्स फ्रॉम 2 और मोर डायरेक्शंस एट द सेम टाइम सो दैट बुलेट्स क्रॉस। कि 2 या 3 तरफ लोग हैं, वो गोलियां चला रहे हैं, और वो गोलियां इस तरीके से चला रहे हैं कि गोलियां इधर वाला जो गोली चला रहा है वो दूसरी तरफ जा रही है, दूसरी इस तरफ जा रही है, कि मतलब किसी न किसी के लगने की संभावना है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं गोलीबारी। तो ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होगा? ह्यूज फायर बोर्ड सेलिब्रेशन, बोन फायर अपना आंसर है। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि जो 50 नंबर के इंग्लिश का जो पोर्शन आता है सीपीओएसआई में, उसमें आप देख पा रहे हैं कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, कि कम से कम 5 या 6 क्वेश्चन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आ रहा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो आपका एक भी गलत होना नहीं चाहिए। इसमें रूट वर्ड्स की हेल्प लीजिए, मेरे जो अपलोड किए पिक्टोग्राफ्स की हेल्प लीजिए। इसके अलावा मैंने कम से कम 100 के लगभग शॉर्ट वीडियोज डाले हुए हैं जो 10 सेकंड से ज्यादा समय के नहीं है। उनको आप जस्ट देखो, हर के अंदर एक वर्ड कवर हो रहा है, तो वो वर्ड को आप एसोसिएट कीजिए उस पिक्टोग्राफ से, और जब आप एसोसिएट करोगे तो वो वर्ड मैं गारंटी देता हूं कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपके गलत नहीं होने चाहिए। और इन केस अगर आप कोई एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं तो भी आपकी वोकेबलरी बढ़ाने के लिए ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? ए प्रिटेंस ऑफ हैविंग ए वर्चुअस कैरेक्टर, मोरल और रिलीजियस बिलीफ्स और प्रिंसिपल्स दैट वन डज नॉट रियली पजेस। तो प्रिटेंस क्या होता है? दिखावा, कि किसी में कोई चीज या कोई गुण नहीं है बट फिर भी दिखावा कर रहा है, प्रिटेंड। अपन बोलते हैं ना कि वो प्रिटेंड कर रहा है, तो प्रिटेंड से वर्ड बना है प्रिटेंस। हैविंग ए वर्चुअस, वर्चुअस हमें पता ही है कि अच्छी क्वालिटी जो होती है उसको वर्चुअस बोलते हैं, और जिसमें गलत क्वालिटी जो होती है उसको विशियस बोलते हैं। बाकी सब आपको पता ही है। तो ऑप्शंस क्या हैं? श्रूडनेस, हिपोक्रेसी, नेविटी और गलिबिलिटी। ये भी ठीक है, मैं बोलूंगा कि बहुत टफ नहीं है, बट मीडियम मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल का ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है श्रूडनेस।
या फिर इसको हम SHRUD भी बोल सकते हैं, SHRUD। तो SHRUD का मीनिंग क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ हैविंग और शोइंग गुड पावर्स ऑफ जजमेंट। कि कोई बंदा है किसी समय पे अच्छा जजमेंट दिखा रहा है, तो उस क्वालिटी को हम बोलते हैं श्रूडनेस। हिंदी में इसका मीनिंग होता है चतुराई, कि कहते हैं कि बंदा चतुर है, चतुराई है। तो इसका बुद्धिमानी से कोई लेना देना नहीं है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति है लेकिन सही समय पे सही डिसीजन नहीं ले पाता, तो यह है कि किसी मौके पे सही डिसीजन ले पाना, वो श्रूड कहलाता है। जैसा कि आप इस प्रोग्राम से देख सकते हो। सेकंड वर्ड है हिपोक्रेसी। हिपोक्रेसी क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ क्लेमिंग टू हैव मोरल स्टैंडर्ड्स और बिलीफ्स टू व्हिच वंस ओन बिहेवियर डज नॉट कंफर्म और प्रिटेंस। जैसे अब मैंने पहले जो इसके पूछा गया था प्रिटेंस, प्रिटेंस क्या होता है? दिखावा करना। और यहाँ पे मैं बताऊंगा कंफर्म करना क्या होता है। दो वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, एक होता है CONFIRM, कंफर्म करना मतलब कि भी मैंने कंफर्म कर दिया है, मतलब वेरीफाई कर दिया। सेकंड क्या होता है? कंफर्म। कंफर्म मतलब कोई स्टैंडर्ड्स है उनको फॉलो करना, वो होता है कंफर्म। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? ऐसी प्रैक्टिस जिसमें आदमी बोलता है कि मेरे अंदर ये मोरल नैतिक स्टैंडर्ड है या फिर मेरे ये विचार हैं, वो क्लेम करता है कि मेरे अंदर ये विचार है जबकि होते नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिटेंस भी बोलते हैं। और हिंदी में आप इसको समझ जाओगे कि जो पाखंड होता है, पाखंडी होता है, तो उसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। तो जो पाखंड को हिपोक्रेसी बोलते हैं, पाखंडी को क्या बोलते हैं? हिपोक्राइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि ये व्यक्ति असल में ऐसा है लेकिन दिखावा ऐसा करता है, कि ये कोई अंदर से खुशी इंसान नहीं है, लेकिन बाहर से जब लोगों को दिखावा करता है तो दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ। तो ये कहलाता है हिपोक्रेसी। सेकंड है नेविटी। नेविटी किससे बना है? नेविटी बना है वर्ड नेव से, NAIVE से। आपने देखा होगा कि नेव का मीनिंग क्या होता है? नेव का मीनिंग होता है नादान। ये हमें ध्यान रखना है कि नेव नादान। तो नेविटी क्या होता है? नेव से ही बना हुआ है। तो इसको हम कैसे क्या बोल सकते हैं कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस, विजडम और जजमेंट। कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें एक्सपीरियंस की कमी है, इनएक्सपीरियंस्ड है, या फिर उसमें ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं है, या फिर वो जजमेंट नहीं ले सकता, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनुभवहीनता। इसको आप इस पिक्टोग्राफ से देख सकते हो कि अगर कोई बंदा नेव है, उसमें नेविटी वाले गुण है, तो वो पैरों में पड़ी चेन की तरह है, वो उस बंदे को प्रोग्रेस नहीं करने देगी। ये होती है नेविटी। नेक्स्ट वर्ड गलिबिलिटी। गलिबिलिटी किससे वर्ड से बना है? गलिबल से। गलिबल से बना है गलिबिलिटी। तो इसका मीनिंग क्या होता है? इजीली रिसीव्ड और ट्रीट और ट्रू ट्रस्टिंग। तो गलिबल का मीनिंग क्या होता है? कि एक ऐसा व्यक्ति जो सीधा साधा सा होता है, उसको कोई भी आके कुछ भी बोलता है, उसी बात पे आंख बंद करके विश्वास कर लेता है, या फिर जिसको जल्दी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, और या फिर जो आंख बंद करके विश्वास कर लेता है किसी भी बात पे, तो वो गलिबल होता है। और गलिबल बनने की क्वालिटी क्या होती है? गलिबिलिटी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं विश्वास परवेश। तो इसमें अपना ऑप्शन क्या होगा? ऑब्वियसली अपना ऑप्शन क्या होगा? हिपोक्रेसी। चलिए फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे कि किसी और शिफ्ट में जो सीपीओ के क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनमें कौन कौन से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, और उसको हम कैसे पिक्टोग्राफ्स के थ्रू या रूट वर्ड्स के थ्रू सोल्व कर सकते हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।